अस्सलाम वालेकुम। सिविल केसेस के हवाले से पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिस्प्यूट्स ऑफ सिविल नेचर को देखा था। ये देखा था कि एक सिविल नेचर के डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने का, उसे डिटरमिन करने का, उसे डिसाइड करने का जो जुरिस्डिक्शन है या जो इख्तियार समात है, डेट इज़ वेस्टेड विद अ सिविल कोर्ट। ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक सिविल केस का जो प्रोसीजर है वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में पाया जाता है। तो सारा प्रोसीजर जो कानून रेगुलेट करता है वो ज़ाब्ता दीवानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। जो एक सिविल मुकदमा है उसकी जो स्टेजेस हैं वो भी हमने शॉर्टली डिस्कस की थी। एट लेंथ उन सारी स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, जनरल बातें हैं जो एक न्यू एंट्रेंट को पता होना इंतहाई ज़रूरी है। एक जो अर्जी दावा है या एक सिविल सूट वो हमेशा विद दी प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट अदालत में दाखिल होता है। यानी कि एक सिविल मुकदमा की जो फाउंडेशन है, एक सिविल मुकदमा की जो बुनियाद है, वो हमेशा एक प्लेंट हुआ करती है। सारा सुपर स्ट्रक्चर उस प्लेंट के ऊपर खड़ा होना है, उसी प्लेंट के आगे रिटन स्टेटमेंट आना है, सारी एविडेंस होनी है, सारा ऑल दिस एंड डैट, वो सारे मराहल प्लेंट के बाद उस सिविल मुकदमा में पेश आने हैं। एक सिविल मुकदमा दायर करते वक्त, ये एक प्लेंट इंस्टीट्यूट प्रेजेंट करते वक्त बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो उसके साथ अनेक्स किए जा रहे होते हैं। जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं न्यू एंट्रेंट, उनके ये वेल नॉलेज में है कि एक प्लेंट सिंपल एक प्लेंट कभी भी सिविल कोर्ट में नहीं जाती। उसके साथ पूरा एक सेट ऑफ फॉर्म्स है, वो उसके साथ अनेक्स हो के वो सिविल कोर्ट में जाता है। जनरली ये देखने में आया है कि वो जो फॉर्म्स अनेक्स किए जा रहे होते हैं प्लेंट के साथ, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो न्यू एंट्रेंट हैं उनको बहुत देर तक नहीं हो पाती। मुमकिन है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत से न्यू एंट्रेंट्स को बहुत जल्दी समझ आ गई हो, लेकिन एक जनरली मेरी ऑब्जर्वेशन में ये है कि वो सारे फॉर्म्स फिल तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं समझ आ रही होती कि इनका दर हकीकत इनका पर्पज़ क्या है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है। उन सारे फॉर्म्स में से आज मैं सिर्फ 2 फॉर्म्स डिस्कस करूंगा। बाकी फॉर्म्स को हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उनका ऑब्जेक्ट क्या है, उनका क्या पर्पज़ है। उन सारे फॉर्म्स को लगाने के साथ ये वो जो सारे फिल करके सिविल कोड में दिए जा रहे होते हैं उनका क्या मकसद है, और इंशाल्लाह ताला उनकी जो लीगल प्रोविजंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज मैं 2 फॉर्म्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। उनमें से एक फॉर्म है, उसे फहरिस्त पेश करदा या फ़र्द पेश करदा कहा जाता है। पेश करदा से मुराद ही यानी कि प्रेजेंटेड, जिसके लफ्ज़ी मानी से ही समझ आ रहा है कि जिसे पेश किया जा रहा है। यानी कि इस फ़र्द पेश करदा में या फरिस्त पेश करदा में वो सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया जा रहा होता है जो उस प्लेंट के साथ अनेक्स किए जा रहे हैं। बेसिकली इसमें बुनियादी तौर पे इसमें वो डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं जिनकी बेसिस पे आप अपनी लिस्ट, अपना उस मुकदमा कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आए हो। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स तमील मुख्तस का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करने के लिए अदालत में आता है और उसके पास एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या एग्रीमेंट ऑफ सेल मौजूद है, तो बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस पे वो अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करने आया है। अपने उस वर्जन की जो सपोर्ट में जो उसके पास डॉक्यूमेंट है वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है। इस डॉक्यूमेंट को लीगल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि डॉक्यूमेंट
सूड अपॉन, यानी कि जो डॉक्यूमेंट किसी फरीक की, जो प्लेंटिफ के मौक़िफ़ की जो बेसिस है, उसे डॉक्यूमेंट सूड अपॉन कहा जाएगा। इसमें, इस फहरिस्त में जनरली उन सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र आता है जो कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आता है और अदालत को सेटिस्फाई करता है कि उसके पास ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे वो कोर्ट ऑफ लॉ में आया है, उसका जो वर्शन है उसको ये डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यूजुअली बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस फहरिस्त में वो भी लिखे जा रहे होते हैं जो प्लेंट के साथ अनेक्स भी किए जा रहे होते हैं, जो उस बेसिक या डॉक्यूमेंट सूड अपॉन की कोरैबोरेशन में वो प्लेंटिफ ऑफ द केस उस प्लेंट के साथ अनेक्स कर रहा है। तो जनरली इस फहरिस्त पेश करदा में बेसिकली वो डॉक्यूमेंट लिखा जाता है जिस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे प्लेंट फाइल की गई है, सूड फाइल किया गया है, और जिसे लीगल लैंग्वेज में हम डॉक्यूमेंट सूड अपॉन कहेंगे। और दीगर जो भी डॉक्यूमेंट्स उस डॉक्यूमेंट सूड अपॉन की कोरैबोरेशन कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र भी उस डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, उस फॉर्म में आ जाएगा, सॉरी। इस तरह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फॉर्म है जिसे हम फहरिस्त इन्हिसार कहते हैं, रिलायंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इस सर्टिफिकेट में बेसिकली हमने वो डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करना है जिसका फ्यूचर में प्लेंटिफ ऑफ द केस सहारा लेगा और अपना जो उसका वर्शन है प्लेंट में उसको वो सब्सटेंशिएट करेगा। इन सारे इसमें वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स वो दर्ज करेगा। ये बात जो जहन में रखने वाली है कि जनरली स्पीकिंग कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिलायंस लिस्ट में नहीं होगा, डेट वुड नॉट बी परमिटेड टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी फ्यूचर में अदालत में पेश करने की। वही डॉक्यूमेंट जो उस रिलायंस सर्टिफिकेट में मौजूद पाया जाएगा, उसका इंदराज मौजूद होगा, वही कल कलां को एविडेंस में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जा सकता है। इस तरह की एक मतलब गुंजाइश मौजूद है कानून में कि वो हमेशा ये पावर कोर्ट के पास तो रहती है कि वो अदालत परमिट कर सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए फिर एक एप्लीकेशन फ़ाइल करना पड़ेगी, एक हेक्टिक प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। तो एक न्यू एंट्रेंट को बहुत सारा विजिलेंट रहना पड़ता है जब वो अपना डॉक्यूमेंट, ये जो फॉर्म रिलायंस सर्टिफिकेट फिल कर रहा होता है, उसके जहन में ये होना चाहिए कि जो उसका वर्शन प्लेंट में उसने प्लीड किया है उसकी सब्सटेंशिएशन, उसकी कोरैबोरेशन, उसकी सपोर्ट किन किन डॉक्यूमेंट से मुमकिन है, और जिन जिन डॉक्यूमेंट से उसके वर्शन की सपोर्ट मुमकिन है, दे ऑल शुड बी मेंशन्ड इन द रिलायंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जिनका वो रिलायंस सर्टिफिकेट में जिक्र कर रहा होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो उसकी पोजेशन में नहीं होते, तो इसका भी जिक्र करना होता है कि वो डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिस पे वो रिलायंस प्लेस कर रहा है वो किसके कब्ज़ा में है। अगर तो वो प्लेंटिफ के ही कब्ज़ा में है तो डेफिनेटली वो ये लिखेगा कि मेरे कब्ज़ा में है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट किसी दीगर शख्स के कब्ज़ा में है या डिफेंडेंट के हिमसेल्फ डिफेंडेंट के कब्ज़ा में है, तो इसे वो कैटेगोरिकली वो लिखेगा कि ये डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट के ही कब्ज़े में है, ताकि एक प्रोसेस है, ये बाद में डिस्कस करेंगे कि एक ज़ाब्ता मौजूद है कि अगर अदालत किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना चाहे तो उस प्रोसेस के तहत अदालत में प्रोड्यूस करवा सकती है। ये दो डॉक्यूमेंट्स जिसकी नेचर का पता होना और जिसकी इम्पोर्टेंस का पता होना एक सिविल लॉयर के लिए
और एक पर्टिकुलरली एक न्यू एंट्रेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अगले जो लेक्चर में हम जो बाकी फॉर्म्स हैं जो प्लेंट के साथ अनेक्स किए जाते हैं वो हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, और फिर ग्रेजुअली हम जो स्टेजेस ऑफ अ सिविल सूट हैं उनको एट लेंथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।